और कोई स्टूडेंट नहीं देगा आंसर? खुशी गिव मी आंसर। अब कहाँ गए आप? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। यस, आपकी बुक में दे रखे हैं 4 जो वेरी लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो ओशियन कहलाते हैं। और अपने 4 ओशियंस दे रखे हैं, बट 4 नहीं होते, 5 होते हैं। ओके, कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 5 ओशियन है। लास्ट का जो सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा रहता है, वो अंटार्कटिक ओशियन है। अपनी बुक में 4 दे रखे हैं, हम 4 के बारे में ही लर्न करेंगे। जो 5th है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो जो 4 मेजर ओशियंस है, उनमें सबसे जो लार्जेस्ट ओशियन है, विष्णु चौधरी, व्हाट डू यू मीन बाय गुड आफ्टरनून? ये गुड आफ्टरनून कोई नहीं बोलेगा बीच में आके, आप डायरेक्ट क्लास ज्वाइन कीजिए। बीच में आता आफ्टर 10 मिनट्स आते हो फिर गुड आफ्टरनून। ओके, आकर आप डायरेक्ट क्लास ज्वाइन कीजिए उसमें, है ना? यस। और तो अपने ओशियंस हैं 5, अपनी बुक में 4 है। तो जो सबसे ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट जो ओशियन है वो है अपना पैसिफिक ओशियन। ओके, ये फर्स्ट नंबर है। ओके, मेजर ओशियंस अपने 5 होते हैं, अपने बुक में 4 है। ओके, ये सबसे बड़ा ओशियन है। ओके, नेक्स्ट अपने आता है अटलांटिक ओशियन। ओके, ये सेकंड लार्जेस्ट है। क्लियर है? ये सीक्वेंस में लिख रहा हूं मैं। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये सबसे लार्जेस्ट है, सेकंड अपने है अटलांटिक, थर्ड है इंडियन ओशियन, फोर्थ आर्कटिक ओशियन, एंड फिफ्थ है अटलांटिक ओशियन। ओके, क्लियर है? ये फिफ्थ भी आप इसमें लिख लीजिए, अटलांटिक ओशियन 5th नंबर का। ये अपने 5 मेजर ओशियंस है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? यस स्टूडेंट्स, ये जो ओशियंस हैं इसमें ज्यादा अपने चैप्टर में डिस्क्राइब नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। अपने जो पैसिफिक ओशियन है ये सबसे लार्जेस्ट है, इसे प्रशांत महासागर कहते हैं। और वर्ल्ड का जो डीपेस्ट पार्ट है, वर्ल्ड का जो सबसे गहराई वाला पार्ट है, वो भी इसी में पाया जाता है। ये आपकी बुक के अलावा मैं बता रहा हूँ, आपकी बुक में नहीं है। आप बुक में उसको फाइंड मत करना कि सर कौन सा टॉपिक बता रहे हैं। ओके, ये मैं आपको केवल इसमें बुक में नेम है, मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। वर्ल्ड का जो डीपेस्ट पार्ट है, सबसे गहराई वाला जो पार्ट है, वो कौन सा ओशियन में है? वो पैसिफिक ओशियन में है। और उसका नेम क्या है स्टूडेंट्स? मराइना ट्रेंच। ओके, क्लियर है? मराइना ट्रेंच ये वर्ल्ड का डीपेस्ट पार्ट है। इतना डीपेस्ट है कि अपना जो हिमालय है वो भी पूरी तरह से इसमें डूब सकता है। क्लियर है? इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 11,022 मीटर है अप्रोक्सीमेटली। जबकि अपना जो हिमालय है वो कितना है? उसकी हाइट कितनी? 8,848 मीटर। जबकि ये जो डीपेस्ट पार्ट है वर्ल्ड का, इसकी जो गहराई है वो है 11,022 मीटर्स। डीपेस्ट पार्ट है, मीन्स अपना जो हिमालय है वो भी इसमें पूरी तरह डूब सकता है, इतनी गहराई में। तो वर्ल्ड का डीपेस्ट पार्ट भी अपने वो पैसिफिक ओशियन में है। मराइना ट्रेंच उसका नेम है, आप इसको नोट आउट कीजिए। ओके, डीपेस्ट पार्ट। ये आपको लर्न होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछ, एग्जाम में पूछ लेते हैं सब कभी, है ना? क्लियर है? वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो वॉल्केनोज है वो भी यहाँ पर आते हैं इसी में, और इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, रिंग ऑफ फायर। वर्ल्ड के जो सबसे ज्यादा जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं
वो भी इसी में है, और इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी हम जानते हैं। ये हो गया अपने पैसिफिक ओशियन का, ये मोस्ट पार्ट है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ओके यस। उसके बाद में है अटलांटिक ओशियन, सेकंड है, फिर थर्ड आपको इंडियन ओशियन है। यस, इंडियन ओशियन के बारे में बता देता हूँ। अपने जो इंडिया के ना ऐसा वर्ल्ड का एक ओनली वन ओशियन है, 5 ओशियन में से, जो कि किसी के कंट्री के नेम से बना हुआ, जिसका नेम है, और वो है इंडियन ओशियन। आपने मैप देखा होगा, उसमें इंडिया का मैप है, उसके बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में क्या है, इंडियन ओशियन है। इस साइड में आप देखोगे बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, और जो बिलो पार्ट है, ओके, ये जो बिलो पार्ट है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है। तो वर्ल्ड का ये इकलौता ऐसा ओशियन है जो कि किसी कंट्री के नाम से इसका नाम रखा हुआ है। ओके नेक्स्ट आर्कटिक है, जो कि नॉर्थ पोल में है, और अंटार्कटिक है वो साउथ पोल में। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसमें केवल नेम दे रखा है, मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ बताया, ये आपको जरूर ध्यान रखना। कुछ प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम अभी तक जो मैंने बताया आपको? मेरी वॉइस अटक अटक, वो वॉइस नहीं, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ओके अब नेटवर्क जहाँ वीक रहता है वहां पर वॉइस ऐसे ही आएगी। देखो संदीप को आ रही है, बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है, तो मीन्स निखिल आपके वहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, बरसात की वजह से बादल वगैरह है तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी मैं यहाँ से अटक अटक के नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से तो मैं फ्लुएंटली ही बोल रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियन। अब जो ओशियन है वो वाटर बॉडी है, तो मीन्स उसकी इंपॉर्टेंस भी काफी हो जाती है। फर्स्ट तो ये है कि ये अपने वाटर साइकिल में हेल्प करता है। आपको पता है ओशियन है, मास बॉडी ऑफ वाटर है, पानी काफी ज्यादा है, और इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन हो गया, ऊपर जाके ये कंडेंस होता है, वाटर कंडेंस होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, एंड वापस रेनफॉल होती है। ओके और ये जो प्रोसेस है ये अगेन एंड अगेन चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, वो वाटर साइकिल होता है, और ओशियंस इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके नेक्स्ट आता है क्लाइमेट ऑफ द लैंड मासेस बॉर्डरिंग ओशियंस आर टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। थर्ड है दे आर रिच इन मिनरल्स सच एज सॉल्ट एंड ऑयल, मिनरल्स वगैरह काफी ज्यादा मिलते हैं। ओके इसके अलावा जो मेराइन लाइफ है, यानी कि वाटर में जो एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी जो मिलते हैं, इन सबको हम कंबाइंड रूप में मराइन लाइफ कहते हैं। ओके ये भी काफी ग्रेट वेराइटीज के यहाँ पर मिलते हैं, और मेनी पीपल डिपेंड अपॉन ओशियंस फॉर देयर लाइवलीहुड। और वहां से आपने देखा होगा जो लोग हैं वो फिशरमैन है, वो फिशिंग वगैरह करते हैं, तो उनकी जो आजीविका जो मुख्य जो रिसोर्स है, साधन है, वो भी ओशियन है, क्योंकि वहां से उनको क्या मिलते हैं, फिश वगैरह ये चीजें मिलती हैं, और उसको सेल आउट करते हैं, उससे उनको अर्निंग होती है, और वो अपनी जो लाइफ है वो सर्वाइवल करते हैं। ओके इसके अलावा जो ओशियंस है तो वो उससे काफी फूड्स भी मिलता है, आपने देखा होगा फिश वगैरह है वो मेराइन फूड कहलाती है। ठीक है इसके अलावा दे हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग वाटर एनर्जी, वाटर एनर्जी में भी ये यूज होता है, इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जल विद्युत इससे बनाई जाती है, इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो टाइड्स और वेव्स हैं, है ना, इनमें ग्रेट पावर रहती है, और उस पावर को हम यूज करते हैं, और उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है, आपको पता है काफी चीपेस्ट, सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एक वन कंट्री से अनदर कंट्री में जाने के लिए, गुड्स को लाने ले जाने के लिए भी ये बाय शिप बोट ये जो रहती है बोट है ना, तो इनका यूज होता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी अपने लिए काफी यूजफुल है। तो ये होता है अपने इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियंस। ओके नेक्स्ट आता है अपना सर्कुलेशन ऑफ ओशियन वाटर। आपको पता है जो ओशियन का वाटर है वो उसमें एक फिक्स कंडीशन में नहीं रहता है, ये मूव करता रहता है। ओके स्टेशनरी पोजीशन में नहीं है, अगर स्टेशनरी पोजीशन में होगा तो वाटर क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद में क्या हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है, खराब हो जाती है। बट जो सी वाटर है या रिवर्स है जो भी है, ये क्या रहती है, मूव करती रहती है, इसका जो पानी है वो मूव करता रहता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ आर कवर्ड बाय वास्ट ओशियंस,
दीज ओशंस आर रेस्टलेस, और ये रेस्टलेस होता है। रेस्टलेस का मतलब है कंटिन्यू मूव। ये टाइड से आने दीजिए, भी आएगा तो मैं बता दूंगा। ओके, आप उसके एक्स्ट्रा मत जाइए। विष्णु चौधरी, अभी टाइड से आएगी तो मैं बताऊंगा। ओके, अभी आप टाइड्स पूछ रहे हैं और कुछ बच्चा और कुछ पूछेगा है, फिर वो कहेगा सर करंट क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आपके स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट्स आएंगे मैं उनको क्लियर करूंगा। ओके, यस, कंटिन्यू ये वाटर जो है मूव करता रहता है, मूव्स हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, और ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ओके, अर्थ एंड हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, ये जो भी वाटर बॉडी है उसमें दोनों तरफ से ये मूव करता है। थ्री मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, और ये जो वाटर है वो मूव क्यों करता रहता है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स है। ओके, कि जिसकी वजह से जो वाटर है वो क्या करता रहता है, कंटिन्यू मूव करता रहता है। सबसे पहले प्लेनेटरी विंड्स। अब आप ये ऐसे पूछा करो जब पॉइंट आए, प्लेनेट, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेनेटरी विंड्स। कि प्लेनेटरी विंड्स कैसी होती है, ऐसी प्लेनेट जो थ्रू आउट द ईयर ब्लो करती रहती है, साल भर ऐसी हवाएं या पवनें जो कि साल भर बहती रहती है ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाती रहती है। मोस्टली ये अपनी जाती है इक्वेटर से। ओके, इक्वेटर से ये जाती है, तो साल भर जो हवाएं बहती है, पवनें बहती है, उसे हम प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं। ये हायर से लो में जाती है, लो से हायर से क्या होती है, लोअर डेंसिटी वाले पार्ट में ये लो होती है। अब इक्वेटर की तरफ ये आती है इधर से टेम्परेट जोन से या साइड से, क्योंकि अपनी जो अर्थ है वो बल्गिंग फॉर्म में है, और अपनी जो इक्वेटर है वहां पर सनराइज फॉल होती है, वहां से एयर लाइट होकर ऊपर जाती है। तो जो वेट लाइट एयर्स है, ओके, जहाँ डेंसिटी ज्यादा है, वो लोअर पार्ट में ब्लो होकर आती है। तो साल भर बहने वाली जो हवाएं रहती है उनको हम प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं। परमानेंट विंड्स भी इनको क्या कहा जाता है, अदर नेम इसका परमानेंट विंड्स। नेक्स्ट आता है आपके डेंसिटी। जो पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो क्या रहता है, ज्यादा। तो सॉल्टी वाटर होता है वहां पर डेंसिटी ज्यादा रहती है, जैसे आपने देखा होगा सी वाटर है तो वहां पर क्या है, डेंसिटी ग्रेटर पाई जाती है। इसके अलावा टेम्परेचर भी डिफरेंस रहता है। अपनी अर्थ है, ओके, इस तरह की कंडीशन में है, और सन है, तो सन से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो भी अलग अलग रहता है। जो डायरेक्ट वर्टिकल रेज होते हैं, यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है, यहाँ टेम्परेचर लो रहता है, यहाँ मीडियम रहता है। ओके, तो इस तरह से टेम्परेचर जब लो एंड हाई रहता है तो उसका इफेक्ट भी ये वाटर के मूवमेंट पर पड़ता है। डिफरेंस इन सैलिनिटी, जो सैलिनिटी रहती है, जो खारापन है, वो भी समुद्र में इक्वल नहीं होता है। जो डीपेस्ट पार्ट रहता है वहां पर सैलिनिटी ज्यादा पाई जाती है। ज्यादा क्यों पाई जाती है, बिकॉज वहां पर जो वाटर में जो डिजोल्व होता है सॉल्ट, वो नीचे क्या हो जाता रहता है, वो हैवी रहता है, और नीचे वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है, और वहां पर वो थोड़े से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो डेंसिटी जो है वो, सैलिनिटी जो है वो बॉटम पार्ट में यानी कि नीचे वाले पार्ट में ज्यादा रहती है और ऊपर वाले में कम रहती है। ओके, अब नेक्स्ट आता है अपने द मूवमेंट ऑफ ओशियंस। थ्री टाइप्स, अपनी जो मूवमेंट ऑफ ओशियंस की वो कितने टाइप्स की रहती है, थ्री टाइप्स। मूवमेंट ऑफ द ओशन शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओके, अब देखो कौन कौन सी होती है थ्री टाइप्स की, अब अच्छी तरह समझना। वेव्स, ओके, लहरें जिसे हम कहते हैं उसे वेव्स कहा जाता है। नेक्स्ट होता है आपके टाइड्स। ओके, आप बताएंगे टाइड्स क्या होता है। थर्ड होता है ओशियन करंट्स। तरंगे। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट है आपका वेव्स। Waves and tides play an important role in today's world. They can be harnessed to generate electricity,
है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आती है। अब हम इनके जो मैकेनिज्म है, प्रोड्यूस है, कि ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है और क्यों होती है, इनके क्या इफेक्ट होते हैं, ये अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है वेव्स। ओके, अब देखिए एक्शन ऑफ विंड्स, जब हवाएं चलती है, ओके, तो उससे क्या होता है, उससे वेव्स का निर्माण होता है। आपने देखा होगा, वाटर देखा होगा, सी देखा होगा, तो उसमें लहरें उत्पन्न होती रहती है। ओके, इस तरह से जो यूं यूं वो जाता रहता है। पानी आपने देखा होगा, इस तरह वो लहरें हैं। वेव्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन। सरफेस है, ओके, तो आपने देखा होगा यूं यूं पानी जो है वो ऊपर नीचे यूं बहता है। ओके, इस तरह से ये ऐसी लहरें रहती है सी के अंदर, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम वेव्स कहते हैं। जो उसमें वाटर होता है कुछ थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं है, नॉर्मल सरफेस के ऊपर जो राइज एंड फॉल होता है, दिस इज कॉल्ड waves of oceans. Okay, when the surface of the water is disturbed by blowing winds, जब हवाएं चलती है तेज, तो जो सरफेस वाटर है वो से डिस्टर्ब होता है, और उस वो भी उस मूवमेंट, जिस तरह से जिस तरफ एयर जा रही है उस मूवमेंट में वो भी क्या होता है, ब्लो होता है, वो भी उस तरफ बहना शुरू कर देता है। इट रिजल्ट्स इन द प्रोड्यूस ऑफ वेव्स। winds push down the particles of water but they come up again। और जो विंड होती है वो उसे पुश डाउन करते हैं, हवाएं चलती है, ये देखो आपने देखा होगा वेव्स यूं ऊपर नीचे जाती है। ओके, तो जब एयर ब्लो हो रही है तो अपने साथ में यूं निकल जाती है, और फिर उसका प्रेशर भी इसके ऊपर रहता है, इसलिए पानी क्या होता है, वापस डाउन में भी होता है। ओके, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, और उस तरह से अपनी जो वेव्स है वो जनरेट होती है। Winds push down the particles of water, but they come up again. This up and down movement is passed from one particle to another। और ये push and जो down का प्रोसेस है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इनमें कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है। The result in this formation of waves, और इसीलिए वेव्स का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो मोस्ट पॉइंट है उसे आप अच्छी तरह समझना है। The rise in waves is known as crest। जब अभी ये मैं बना रहा हूं, इस तरह से वाटर क्या होता है, ब्लो होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। तो जब राइज की जो कंडीशन होती है, जब पानी कहाँ रहता है, देखो द राइज इन वेव्स इज नोन एज क्रेस्ट। ये राइज ये राइज हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं क्रेस्ट। दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट। जब पानी ऊपर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, राइज अप को क्रेस्ट कहते हैं। ओके, व्हाइल द फॉल इन ए वेव इज नोन एज ट्रॉफ। और जब ये पानी नीचे आ रहा है, ओके, ऊपर आके जब ये नीचे आ रहा है, ये वाला जो पार्ट होता है, ओके, ये जो प्रोसेस है इसे ट्रॉफ कहते हैं। टी जी, क्लियर है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं। ओके, तो जब राइज अप होता है वेव्स के अंदर वाटर, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, एंड फॉल होता है ट्रॉफ। ठीक है, ROUGH। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक होके ये हो, वापस राइज अप हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ, ये पूरा डिस्टेंस, ओके, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ। इससे हम क्या कहेंगे, वेव लेंथ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पार्ट हुआ, ये जो डिस्टेंस हुआ, दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ। क्लियर है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। The rise in a water wave is known as crest, while the fall in a wave is known as trough. The vertical and horizontal distance between the crest and the trough is known as wavelength। चाहे तो अपन इसको यहाँ से बोल सकते हैं या फिर यहाँ से यहाँ तक बोल सकते हैं, है ना, दोनों एक ही बात है। तो ये कहलाता है वेवलेंथ। यस, horizontal distance between two crest or two trough is known as wavelength। या तो two troughs आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला।
या फिर ये। ओके, इन दोनों को हम वेवलेंथ कहते हैं। द हाइट ऑफ द वेव डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द विंड्स। अब इनकी हाइट कितनी रहेगी, ये फिक्स नहीं रहती, जिस तरह से हवाएं चलेगी उसी के अकॉर्डिंग इनकी हाइट बढ़ती जाती है या कम होती जाती है। आंधी तूफान तेज चलेंगे तो इनकी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्रेस्ट ज्यादा हो जाएगा, क्रेस्ट ज्यादा होगा तो थ्रो भी ज्यादा होगा। ओके, और उसका इफेक्ट भी इसके वेवलेंथ पर भी आ सकता है। ड्यूरिंग स्टॉर्म्स ह्यूज वेव्स आर फॉर्म्ड। स्टॉर्म चलते हैं, तेज आंधी तूफान चलते हैं तो इनकी लेंथ भी बढ़ जाती है। और such waves can also be generated due to the volcanic eruption और earthquake। और ये जो इस तरह की कंडीशन आती है कब आती है, तो अर्थक्वेक के टाइम। अर्थक्वेक मींस वहां पर क्या हो गया, सुनामी आ जाता है। ओके, जो अंदर जो अर्थक्वेक आता है ओशियंस में, दिस इज कॉल्ड सुनामी। ओके, या फिर इसके अलावा जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसकी वजह से इनमें जो वेव्स है, ओके, इनमें डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर है आपको, यहां तक का तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रेस्ट, ट्रो एंड वेव लेंथ। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? आयुषी, एनी प्रॉब्लम? वॉइस इज नॉट क्लियर का मतलब है कि आपके वहां नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट था अपने पॉइंट सुनामी। इसके आगे टी लिखा हुआ रहता है, टी साइलेंट है, टी सुनामी, सुनामी नहीं कहते इसको, ओनली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सुनामी रहता है। ओके, अब देखिए इसमें जनरेट ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक, दीज आर कॉल्ड सुनामीज। दीज कैन बी 20 to 30 मीटर हाइट्स। और ये जो सुनामी से ये जो वेव्स जनरेट होती हैं ये 20 से 30 मीटर हाइट तक हो सकती है, यानी कि 20 मीटर से 30 मीटर तक की इसकी ऊंचाई हो सकती है। ओके, दे ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 500 to 1000 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो स्पीड है इतनी ज्यादा होती है कि 500 से 1000 किलोमीटर तक की स्पीड ये पर आवर में कवर कर सकती है। और इससे काफी डिस्ट्रक्शन होता है, आपने नाम सुना होगा कि सुनामी आ गई, जैसे अपने यहाँ भुज में हुआ था, है ना। और तो इस तरह की सुनामी आती है, इससे काफी ज्यादा तहस हो जाता है, अपनी जो लाइफ है, प्रॉपर्टी है, उनको काफी लॉस होता है। जो कोस्टल रीजन्स में लोग रहते हैं मोस्टली उन्हीं पर ये ज्यादा इसका इफेक्ट होता है। अदर पार्ट्स में अपने राजस्थान में यहाँ सुनामी आ ही नहीं सकती, बिकॉज अपने यहाँ पर ओशन वगैरह नहीं है। तो कोस्टल रीजन्स जो रहते हैं वो ज्यादा इससे इफेक्टेड पार्ट्स रहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपना है टाइड्स। यस, a strong gravitational pull is exerted by the sun and the moon on the earth। अब ग्रेविटेशनल पावर रहती है तो वो मून एंड जो सन है, तो ग्रेविटेशनल पावर क्या रहती है, उनको अपनी ओर पुल अप करती है, और अर्थ से क्या करती है, वाटर बॉडीज को अपनी तरफ पुल अप करती है। तो इस तरह से आयुषी, बाकी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है? विष्णु आवाज आ रही है, संदीप, निखिल, आपको आवाज आ रही है क्लियर? गिव मी आंसर। विष्णु, संदीप, निखिल, आ रही है? संदीप आपको आ रही है? वेरी गुड। मीन्स आयुषी आपके वहां कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, आयुषी आपके वहां कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो इसलिए आपके पास में आवाज नहीं आ रही, बाकी स्टूडेंट्स के पास में आ रही है। ओके, तो कुछ नेटवर्क इश्यू रहता है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप VPN एक आता है ऐप, उससे डाउनलोड करना और उसके थ्रू आप ऑनलाइन क्लासेस लिया करो, जिससे कि ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है सोल्व हो जाती है। ओके, यस,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, जो ओशंस का जो वाटर है इसको अट्रैक्ट करता है, और अर्थ क्या करता है, जो सन एंड मून का, और अर्थ वापस उसको अपनी तरफ पुल डाउन करती है। ओके, इस तरह से जो वाटर है अप एंड राइज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइड्स कहते हैं। ओके, दिस रिजल्ट्स इन रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन द ओशन। जिस तरह से ये जो वेव्स होती है उसी तरह से रहती है, बट वेव जनरेट होती है ड्यू टू विंड्स, हवा से, और जो टाइड्स होती है वो जनरेट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सन मून एंड अर्थ की वजह से। ओके, सन एंड मून है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वाटर बॉडी को, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जब मून एंड सन अट्रैक्ट करता है तो पानी ऊपर जाएगा और अट्रैक्ट वापस अपनी तरफ कर लेती है। तो इस तरह से राइज एंड फॉल कंटिन्यू ये चलता रहता है। The phenomenon of the alternate rise and fall in the level of sea water is called a tide. Clear है मनीष? विष्णु? Yes. The rise in वाटर लेवल इज कॉल्ड हाई टाइड्स, और जब राइज अप होता है, जो पानी ऊपर जाता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, हाई टाइड्स, और जब पानी वापस नीचे आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं लो टाइड्स। ओके, ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून, यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा को, द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द, तो उसमें क्या होता है, जो सन है, मून है और अर्थ है, ये एक सेम लाइन में आ जाता है। एंड टाइड्स आर हाईएस्ट, और उसी समय टाइड्स भी सबसे ज्यादा हाई रहती है। दीज टाइड्स आर आल्सो कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। जब सन, मून एंड अर्थ ये एक ही सीरीज में आ जाती है तो उस समय हाईएस्ट टाइड्स रहती है, जिसे हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, द ओशियन वाटर इज ड्रॉन इन डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि पानी वापस नीचे आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है of the sun and earth resulting the low tides. Okay, these tides are termed as neap tides, और जब वापस जो पानी होता है वो नीचे आता है उसे हम नीप टाइड्स कहते हैं। और इसके क्या है एडवांटेज है, इसके भी कुछ एडवांटेज हैं। टाइड्स आर हेल्पफुल इन नेविगेशन, ट्रेडिंग एंड फिशिंग। अब ये जो टाइड्स है ये नेविगेशन में भी यूज होती है, कि टाइड्स यूज जा रही है तो अपने साथ में अपने जो शिप्स वगैरह है वो भी उसको इजी वे में कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस वो कवर कर लेती है। ओके, और ट्रेडिंग में, व्यापार वगैरह में जो शिप है उसमें गुड्स वगैरह जाते हैं तो वेव्स की वजह से उनको कम फोर्स लगाना पड़ता है, वो इजीली फास्टली चले जाती है। फिशिंग में भी जब ये होता है तो फिशिंग वगैरह, जो फिश वगैरह है वो क्या हो जाती है, किनारे पर आ जाती है, अपर पार्ट में आ जाती है, तो उनसे जो फिशरमैन है उनको हेल्प मिलती है और इजीली वो उनको कैच कर लेते हैं। वाटर लेवल नियर द कोस्ट राइजेस ड्यूरिंग हाई टाइड्स। वाटर लेवल से जो हाई टाइड्स होती है तो कोस्टल रीजन्स है उनका जो कोस्टल जो है वहां पर पानी ज्यादा आ जाता है, और बिग शिप कैन एंटर एंड लीव ए हार्बर सेफली। और जब जो कोस्टली पार्ट है वहां पर शिप्स क्या होती है, जब पानी ज्यादा आता है तो आसानी से वहां पर लीव कर लेती है, ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं आती। Ports such as Diamond Harbour in West Bengal and Kandla in Gujarat are dependent on tidal conditions. अंडरलाइन कीजिए, जो कांडला एंड वेस्ट बंगाल का जो हार्बर है वो टाइडल कंडीशन पर ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे हाई टाइड्स आती हैं तो जो शिप वगैरह है उनको वो इजीली पुश हो जाती है सी के अंदर। Huge lots of site are deposited at the mouth of big rivers, डिपोजिट इन वॉश्ड अवे बाय टाइडल वाटर। अब क्या होता है, जो रिवर्स वगैरह है वो सी में गिरती है डेल्टा बना के, तो वहां पर काफी एक्स्ट्रा डिपोजिट, कचरा वगैरह वहां पर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जब हाई टाइड्स, लो टाइड्स होती है तो वो जो लहरें रहती है उस कचरे को अपने साथ में समुद्र के अंदर ले जाती है। The deposit is washed away by tidal waters, resulting in opening of the river mouth for ship and boats to enter and exit. और जब वो कचरा चले जाता है तो शिप एंड बोट के लिए भी वो जगह क्या हो जाती है, साफ हो जाती है, इसलिए उनको इजीली क्या होती है, इजीली वहां पर स्टे करने में प्रॉब्लम नहीं होती, एंटर या एग्जिट इजीली हो जाता है। टाइडल फोर्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द जनरेट
जनरेशन ऑफ पावर। और ये जो टाइडल्स है इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, यानी कि पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो भी इससे जनरेट हो जाती है। यूके, कनाडा, जापान, फ्रांस, ये बड़े बिग टाइडल स्टेशन है और यहाँ पर ये काफी इंस्टॉल किए गए हैं और उससे काफी इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रोड्यूस की जाती है। ओके, अंडरलाइन करना है इसमें। एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, विच आर द मेन टाइडल स्टेशन, तो अपन कह सकते हैं इन यूके, कनाडा, जापान एंड फ्रांस। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है ओशियन करंट्स, बट ओशियन करंट्स लॉन्ग टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने 2-3 मिनट्स बच रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है अभी पूछिए। एनी क्वेश्चन अभी तक जो हमने डिस्कस किया? एनी प्रॉब्लम? कुछ पूछना है आपको अभी इसमें, अभी तक जो हमने डिस्कस किया? नो? ओके भाई, 2 मिनट्स अभी बच रहे हैं, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है अभी पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे, आप इसको एक बार और रीड करना प्रॉपरली, नहीं आए तो पूछना, अदरवाइज मैं फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करूंगा। ओके, हाउ आर यू तेजस एंड युवराज? हाउ आर यू तेजस एंड युवराज?
Afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon, beta. So we have already completed chapter up to chapter number 14. So that would be just today of oral test. In the coming next month, in the next class, we would start with our new chapter. Okay. Today I would conduct the oral test of chapter number 2nd and 3rd. Okay. Now the very first one, deep sea creatures. It is regarding the deep sea creatures. Now the very first question is, it is often referred as a living fossil. It is often, you have to name it. Each and every child has to answer. Type the answer, beta. It is often referred as a living fossil. Name the deep sea creature. Very good, beta. Tejas has already given an answer. It is often referred as the living fossils. सही है. Vishnu, Pranjal, Sarthik. It is chapter Ayushi, chapter number 2nd. It is the frilled shark. Now next one, it can even survive with, even if it misses his 3 legs. It can even survive, and even if its 3 legs are missing, and after some time it again grow up, the 3 legs grow up. Yeah, it is right. बेटा निखिल, तेजस, सार्थिक ने भी, सार्थिक लास्ट देखो क्या लिखा है आपने. जापानीज की स्पेलिंग भी रॉन्ग है और पीछे क्या लिखा है. It is Japanese spider crab. Now next one. Now this lobster is not only small, it is not just small, but it is even blind. This lobster is not only small, but it is also blind. Pranjal, check your answer, beta. Check the between word. What you have written, beta? Instead of claw, what you have written, beta? You have typed it F, beta, instead of C. Very good, beta. It is terrible claw lobster. Now next one, this fish. In all the marine spies, this fish has the teeth longer equally to its body. जितना उसका बॉडी का साइज है उतने लंबे इसके दांत है.
Name the fish. It has the largest teeth, बेटा. उसके दांत इतने बड़े जितना उसका शरीर है. Very good, Pranjal. Come on, type your answers, everyone. Only Pranjal and Tejas is given yet. हाँ, संदीप का भी सही है. Nikhil is even right. Sarthik, Ayushi. Ayushi, check your answer, बेटा. खुद की spelling wrong है. It is fang-toothed fish. Now another one is this spice. This creature has a bulb of flash. It has a bulb of flash attached to its head. It has a bulb of flash attached to its head. उसके सर पे एक बल्ब जैसा फ्लैश है, मास्क का ऐसा टुकड़ा है लगा हुआ है. Very good, बेटा. It is monkfish. आयुषी, check your spelling, बेटा. M type हो गया बीच में N की जगह. It is the monkfish. Now this deep sea creature can swallow. निगल सकती है अपना prey double twice than its own size. Now this size of deep sea creature, it can swallow the prey. अपने एनिमी दुश्मन को वो swallow कर सकती है अपनी साइज से 2 गुना बड़ा. Very good, बेटा. Pranjal. It is the angler fish. It is the angler fish. Now this sea deep creature is closely related to the hermit crab. Now this sea creature is closely related to the hermit crab. This deep sea creature is closely related to the hermit crab, with the shell being attached to for some girly spikes. It is one type of crab. It is the spiny rat crab. Very good. आपने thesis 1 and is added more in your spelling, better. Cancel one of the and, that is extra. Now next one. The next one is
Now this sea creature is generally a scavenger, but has been known to use its 4 set of jaws to feed on live prey, and it has pairs of legs too. Now it has 7 pairs of legs and has a 4 set of jaws to feed on live prey. जिंदा अपने एनिमी को खा सकता है और उसके पास 7 pairs of legs होते हैं. Very good, Nikhil and Pranjal. आयुषी का भी सही है. Right answer. Now the next one. This shark's skin is semi-transparent. Now this shark has a skin which is semi-transparent. This shark has a skin that is semi-transparent. Very good, Peter. Pranjal. There's globin. Don't take it away, Peter. That's right, Peter. Everyone has given right answer. It is a globin shark. Now let's go to chapter number 3. Okay, let me ask you regarding the chapter number 3 now. That is unusual and unique birds in the world. Now you find this bird. It is found in the South Sudan to Zimbabwe, and it is noted for its slow movement. Now this bird, it is unusual looking, like large stork-like bird, which is found in South Sudan to Zimbabwe. Very good, Peter. It is noted for its slow movement. धीमी चाल के लिए जाना जाता है पक्षी. Very good, beta. It is shoebill. Now next one. Now this bird is known for its superb ability to mimic. This bird is known for its super ability to mimic artificial, human and natural sound. It can do mimic. जैसे आप करते हो वैसा वो कर सकता है. Very good, beta. Pranjal. Now it's raining outside. Very good, beta. Now next one. It is one of the world's favorite bird. You find mostly in the Atlantic region. This bird is found in the Atlantic region and is the world's favorite bird. Very good, beta. It is open. Now next one. It is found in the shallow and the fresh water in Sahara Desert. Now this bird is found in the shallow and the fresh water of Sahara Desert. Very good, beta. सार्थिक ने सबसे पहले आंसर दिया है, बताओ. सार्थिक लर्न करके आए हो ना अब तो आज? याद किया है सार्थिक का सब कुछ? ऑन करूं ऑडियो आपका? यस, वेरी गुड बॉय बेटा.
चैप्टर 3 है. Now this is, now next one बेटा. हाँ, सबने सही आंसर दिया है बेटा. Now next one is, now this is the largest of the new world vultures. It is the largest of the new world vultures. This bird is the largest among the new world vultures. Very good बेटा. निखिल का सही है बेटा. आयुषी ने भी सही दिया. सबने सही आंसर दिया. It is king vulture. Now next one. It is a seabird family. It belongs to seabirds family, and it has black plumage. It belongs to the seabird family, and it has a black plumage. Very good beta. It is frigate bird. Now this bird is found in the Lemones region areas of South America and Caribbean island, and it has a rat plumage. This bird is found in the Lemones region area of South America and Caribbean islands, and it has a rat plumage. नहीं सार्थिक स्पेलिंग करेक्ट करो अपना. आंसर सही है पर स्पेलिंग रॉन्ग है सार्थिक. प्रांजल ने सही दिया आंसर. सार्थिक अपना आंसर चेक करो बेटा, गलत लिखा है. आयुषी लास्ट में IS करो बेटा. It is LBIS. It is LBIS. Teachers, even you have written I beta. It is L beta. LBIS. प्रांजल ने भी I लिखा. It should be L beta. LBIS. Albis it is. Scarlet albis. Now this is a bird which is a colorful bird, and it is found in the forest of Amazon. It is found in the forest. You find in the mangroves. The mangroves forest of Amazon, you find this bird over there, and it is a colorful bird. It is a colorful bird. Yeah, it's right now. It is Horzin. Horzin is a colorful bird which is you find them in the mangroves of forest of Amazon. And now this is the smallest bird. It is the smallest bird, and it makes a sound by beating its wings. Very good, beta, Tejas. Hummingbird. It is the hummingbird.
It is the hummingbird. Now next one. Now chapter number 11, beta. You have to type the great thinker, the name of the great thinker, beta. Now this person is well known for his work, The Wealth of Nation. He is best known for his work, The Wealth of Nation. Chapter number 11. Now we have come to chapter number 11. Very good, Tejas. This person is known for his work, The Wealth of Nation. Dev? Dev? Vitaj? Now next one. Is Adam Smith. Only 4 children have given me answer. Sarthik क्या हो गया? संदीप क्या हो गया बेटे? Yes, Adam Smith. Now he was US president from 1861 to 1865. Now this person was an US president from 1861 to 1865. Is Abraham Lincoln. Now next one, beta. His great works include The Life Divine and Savitri. Now, his great works include The Life Divine and Savitri in 1940. And he was an Indian philosopher and a poet. He was an Indian philosopher and a poet. Very good, Sarthik and Pranjal. So everyone has given right answer. It is Sri Aurobindo. Now next one. He is the creator of one of the first modern telescope. He is the creator of the first modern telescope. आयुषी आपका गलत है आंसर. Modern telescope. He was the creator of the first modern telescope. प्रांजल, तेजस, निखिल, सार्थिक ने राइट दिया है, संदीप ने भी राइट दिया है. Yes, Galileo. Now next one, beta. He was an English poet and a playwright. He was an English poet and a playwright, or always it is because of this person. You have English speaking word because of this. Very good, beta.
William Shakespeare. Philosopher, spiritual leader, and mathematician. He was a Greek philosopher, spiritual leader, and a mathematician. Very good, बेटा. बस प्रांजल आपकी स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ है, बाकी सॉरी सार्थक, नॉट प्रांजल. प्रांजल इज गिवन राइट स्पेलिंग. सार्थक आपकी स्पेलिंग में गड़बड़ी है, स्पेलिंग चेक करो बेटा. सार्थक स्पेलिंग चेक करो बेटा, करेक्ट करो स्पेलिंग को. Pythagoras. Now next one is, he is often referred as the father of modern geometry. He is often referred as the father of modern geometry. Very good, beta. Everyone has given your right answer. It is Euclid. Euclid was the person who was known as the father of modern geometry. Now this person was a Chinese philosopher. He was a Chinese philosopher. This person is the Chinese philosopher. सात्विक यू मिस हो रहा है बेटा, स्पेलिंग में यू कम है बेटा. यू एस है पीछे. CONFUCIOUS. ओ नहीं आएगा बेटा, कॉन्फ्यूशियस है. ओ हटा दो बेटा संदीप, पीछे से ओ हटाओ. और सात्विक तुम यू लगाओ, एस के आगे यू लगाओ. हाँ अब सही है. They just remove O beta from your spelling. The last O is FUCIUS. Nikhili, when you have written wrong beta, O हटाओ बेटा अपनी स्पेलिंग में से. C is Confucius. Now next one. He was an Irish playwright and a wit. He was an Irish playwright and a wit. He was a socialist and independent thinker. Yeah, everyone has given right answer. It is George Bernard Shaw. Now next one is, he was an Indian. We have given him awarded with Nobel Prize for his book Gitanjali. He is an Indian poet and he has been awarded with Nobel Prize for his book Gitanjali.
निखिल आपने रविन लिखा है बेटा, रबिन, BIN है, VIN नहीं है। निखिल आपने सुना मैम ने क्या कहा आपसे? हाँ आप सही है। Is Rabindranath Tagore, and next one is he has been awarded the Nobel Prize for the discovery of the photoelectric effect. For his discovery of photoelectric effect, we have awarded him with Nobel Prize in Physics. स्पेलिंग चेक करो निखिल अपनी आइंस्टाइन की। निखिल अपनी स्पेलिंग चेक करो बेटा आइंस्टाइन की, आपने गलत लिखी है। It is TEIN. So it is Albert Einstein. Now the next one is he laid the foundation for the classical mechanical explaining the law of gravity and law of motion. This was a person who explained it as the law of gravity and law of motion. Very good, beta. Everyone has given. Right answer is Isaac Newton. Now this one, next one is, he is known as the founding father of the nation. This person is known as the founding father of the nation. सबका आंसर सही है, सिर्फ संदीप बाकी है भी आंसर देने में। He is Benjamin Franklin. Now I want to ask you whether I have sent you the notes of chapter number 14, beta. Have I sent you the notes? आपको फोटो सेंड की है मैंने बुक की, चैप्टर नंबर 14 की बेटा। Yes, beta. Okay. You know, have you done in the question A first was, what do you mean by the term Navratnas or Navratan? And the second was you had to put the heading blanks. और जहां पे भी he word आ रहा था उसको कट करके आपको उसका नाम लिखना था। Yes, you have done in the same way, na everyone? So now in the coming class, you would start with chapter number 15, that is the city square. City square is the place commonly एक जो कोई भी सिटी होता है बेटा उसके बीच में बीचों बीच में एक जगह प्लेस होती है। abroad you find more in abroad
अब्रॉड साइड में आपको ज्यादा पाए, जिसको प्लाजा कहते हैं, ऐसे नॉर्मली इट इज कॉल्ड प्लाजा. ओके, सो इन द कमिंग पीरियड वी वुड हैव स्टार्ट एज इट वुड स्टार्ट सितंबर, और सितंबर में हमको 5 एक चैप्टर करके रखने, ताकि टू हाफ ईयरली वी कंप्लीट हाफ अवर बुक. Okay, this year you have less chapter, na? In class year 6 you were having more than 50 chapters, but this year you have just 44 chapters. So in the coming class we will start with a new chapter, that is the city square. Or in meantime, if anybody yet has not completed his work, ask your friend to lend you the work and you complete your work both in book and copy. Any day might you get a notice from the school that bring your books or send your books, anything, or copies they might ask you. So be ready with all your work neatly covered. Books should be given, copies should be covered nicely. Don't do a dirty work. messy work काम पसंद नहीं आएगा मैम को, फिर से काम करवाएगी. बच्चों को तो एक्सपीरियंस होगा, क्लास 6 में कईयों के काट के मैम ने पूरा नया करवाया था, तो वही सेम सिस्टम इस साल भी रहेगा. So don't think that is a GK subject. The book can be carried any way you want. सबसे important subject अगर लाइफ में हो ना, that is even one of them is the GK, if you know. तो जितने भी आप गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कितने इंटरनेशनल लेवल तक भी देंगे ना आप, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब में आपके 50 मार्क का GK का पेपर होता है. And you have just less than 1 minute to answer each and every question. You would be having four type of subjects. That is, one is reasoning, जो अभी आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, और पढ़ा होगा तो भी GK में जो क्विज सेक्शन आता है, that is the reasoning part. And one is your GK में आएगा, एक रीजनिंग आएगा, और एक ऐसी बुक में से कि ये किताब किसने लिखी थी, ये कहाँ पे है, ये कंट्री कहाँ पे, ये स्टेट कहाँ पे. तो पे अटेंशन मोर इन GK. जिनको भी आगे इफ यू वांट टू गो इन फॉर फर्दर IAS स्टडीज के लिए, किसी भी IIT में एंट्रेंस लेने, किधर भी जाना है, किधर भी एंट्रेंस लेना है, चाहे आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना हो, कोई भी, तो सब में आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसमें GK भी एक सब्जेक्ट होगा. तो आप अपने दिमाग में रोज से 5-5 क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो व्हेन यू पास आउट योर 12th स्टैंडर्ड, you would have sufficient knowledge of GK का आपको जनरल नॉलेज आपका काफी स्ट्रांग होगा बेटा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं पे भी बड़ी कॉलेजेस में आपको जाना होगा, तो वहाँ आपके साथ आप अकेले नहीं होंगे. देयर वर लैक्स ऑफ चिल्ड्रंस टुगेदर विद यू हु वुड बी अटेम्प्टिंग दिस एग्जामिनेशन. और जितनी स्पीड आपकी अच्छी होगी मैथ्स में, GK में, इंग्लिश में भी, जब देखो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू, जब भी इंग्लिश मैम पढ़ाती है, उनकी ग्रामर बहुत अच्छी तरह आप सीखिए. एक्स्ट्रा बुक से आप अपने आप का ग्रामर इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें सिर्फ ग्रामेटिकल पोर्शन आता है. GK कम्स, इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन कम्स, इन मैथमेटिक्स इवन मेंटल एबिलिटी जो होते हैं ना, मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस, वो आते हैं बेटा. सो बी प्रिपेयर्ड, आज से ही शुरू करना, क्योंकि आगे जाके तो जब 10th 12th में आओगे, बोर्ड एग्जामिनेशन होगी, तो पहले से वो सब्जेक्ट्स का बहुत टेंशन होगा आपको. तो अभी से GK और ये सारी बुक्स, थोड़ा बुक्स खरीद के आओ बाहर से, या किसी से शेयर करो. देयर आर मैनी बुक्स अवेलेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की. अभी से थोड़ा प्रिपेयर करोगे तो एंड टाइम पे एकदम आप शार्प होंगे. यू कैन आंसर विद इन 1-2 सेकेंड दैट आंसर, बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम. There you get very limited time and you have to complete more than 300 questions. So prepare just now only. Don't take it a light subject, because after, I think, up to 7th only, this is your last year for this subject of GK. Okay. So in 8th you don't have GK as a subject, but GK would come to you in further classes also. College के बाद entrance में जरूर से होगा. Okay बेटा. So I take a leave from all of you. And next class we will be having a new chapter. Okay beta. So bye everyone.